हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल डिस्कस करेंगे। क्लास 9th मैथ का तो पूरा बेसिक से शुरू करने वाले हैं हम लोग, पहले कंसेप्ट और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो लाइन्स एंड एंगल के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे, बेसिक से पूरा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे पॉइंट के बारे में, है ना। अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट का क्या मतलब होता है। पॉइंट का सिंपल सा मतलब होता है, मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं कहीं भी इस तरीके से प्रेस कर दूं तब जो डॉट आपको दिख रहा है ना, उसी को पॉइंट कहते हैं। इसको आप कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है लाइन। इसके बाद क्या आता है? लाइन। जिस तरीके से मैंने यहां पे एक पॉइंट फॉर्म करा, वैसे यहां पे भी एक पॉइंट फॉर्म कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बी। ए से बी को ज्वाइन कर देते हैं, है ना, और ज्वाइन करने के बाद इसमें एक एरो बना देते हैं इस तरीके से। एरो का मतलब ये हुआ कि इसका कोई अंत नहीं है, राइट साइड इनफाइनाइट तक जाएगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। तो लाइन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से लिख करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक राइट या लेफ्ट में ट्रेवल करेगा। इसके बाद अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो इस लाइन का कोई भी पार्ट, है ना, जैसे अगर पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है, अगर आप बस यहां से लेकर के यहां तक इस लेंथ की बात करते हो तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आप इस तरीके से, वैसे तो जब जनरली हम लोग लिखेंगे तो ऊपर वाला सिंबल यूज नहीं करते हैं, जनरली हम लोग ए बी बी सी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में एक रे होता है। रे का क्या मतलब है? मान लो एक पॉइंट है ए और इससे कोई इस तरीके से लाइन ओरिजिनेट हो रहा है और यहां पे एरो बना हुआ है ना, यहां पे बी लेट कर लेते हैं। इस एरो का मतलब है कि ये जो है यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन राइट साइड कहां पे जाके खत्म होगा वो हमें पता नहीं है, तो इसको रे कहते हैं। मतलब रे का वन एंड पॉइंट होता है ना, और एक दूसरा जो एंड है उसका कोई पता नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो लाइन का मतलब है राइट साइड भी इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर हम रे की बात करें तो इस तरीके से होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना, और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से वन साइडेड एरो बना करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके अंदर कि एंगल क्या होता है ना। जब तक आपके पास पॉइंट नहीं होगा आप लाइन फॉर्म नहीं कर सकते, और जब तक आपके पास लाइन नहीं होगा, रे नहीं होगा, तब तक आप एंगल फॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो एंगल का मतलब समझते हैं कि एंगल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है ना। जैसे मान लो आपके पास वन एंड पॉइंट है ओ, और यहां से दो रे ओरिजिनेट हो रहा है इस तरीके से, एक रे ओरिजिनेट हो रहा है ओ ए और दूसरा ओरिजिनेट हो रहा है ओ बी। तो इस तरीके से जो फिगर आपके सामने आ रहा है इसी को कहते हैं एंगल, है ना। इसी को क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल के लिए कम से कम आपके पास दो रे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ओ ए है और ओ बी है ना। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो लेंथ है ना आपका, इसी को मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए उसको डिग्री कहते हैं। एक दूसरा भी यूनिट होता है जिसको रेडियन कहते हैं, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। अभी जो आप लोगों ने सुना भी होगा पहले से कि 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और इसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग नाम भी होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, इसी को कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल फॉर्म होने के लिए सिंपली आपके पास दो रे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ओ ए है और ओ बी है ना, और जो फॉर्म हो रहा है उसी को हम कहते हैं एंगल। तो जब हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल के टाइप्स की भी बात करेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसे हमने एंगल फॉर्म करा था उसमें एक चीज और है जिसको आप समझ लो। अगर ये एंगल AOB है तो ये जो O है ना, जहां पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये एंगल जो फॉर्म हुआ है, फॉर्म होने के लिए आपके पास दो रे चाहिए, OB और OA, तो इसको कहते हैं आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ एंगल, है ना, इसको कहते हैं आर्म ऑफ एंगल। तो दो आर्म है यहाँ पे, तो आर्म ऑफ एंगल ये भी होगा, और ये आपका वर्टेक्स है ना। और ये लेंथ जो भी होगा यही इसका मेजरमेंट होगा। ये हो सकता है 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इस तरीके से, है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है इसे समझिए। एक्यूट का मतलब होता है अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में हो, किसी एंगल का मेजरमेंट अगर 0 और 90 के बीच में हो तो ऐसे एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल, है ना। मतलब अगर हम एंगल को x लेट कर लें और x का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से स्मॉलर हो तो ऐसे एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। और जब आप इसका फिगर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा देखने में मिलेगा आपको, है ना, इस तरीके से देखने में मिलेगा आपको। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को हमने x लेट करा हुआ है ना, x, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से आप एंगल को लेट कर सकते हो। तो एंगल का मेजरमेंट अगर 0 से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से स्मॉलर होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो एंगल फॉर्म होगा ही नहीं, है ना। तो 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर अगर है तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसी में एक दूसरा टाइप आता है राइट एंगल। राइट एंगल, है ना, किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना, मतलब अगर x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए
तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल। और इसका फिगर जब आप ड्रॉ करोगे ना कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी, है ना। मतलब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपने जहां भी देखा होगा इस तरीके से होता है तो वो 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए ऐसे भी है तब भी वो 90 हो सकता है। अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिगर होना चाहिए, ऐसे भी है। और अगर मेजरमेंट 90 है तो राइट एंगल में ही काउंट होगा वो, है ना। ये दूसरा टाइप था। तीसरा जो थर्ड जो आपका आता है वो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है? अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर हो। अगर हम x की बात करें, अगर x का वैल्यू 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है तो ऐसे एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। और इसका अगर हम फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा देखने में लगेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। मतलब 90 एक्यूट का मतलब है ऐसे, 90 का मतलब है इस तरीके से, और ऑब्ट्यूज इससे आगे, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो जिस एंगल का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर हो 180 से स्मॉलर हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, है ना। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, है ना। यहां पे लिख लेते हैं फोर्थ वाला, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट 180 हो। जिसका मेजरमेंट क्या हो? 180 हो। अगर x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और इस केस में सिंपली आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो, यहां पे a होगा, यहां पे o होगा और यहां पे b होगा, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। क्योंकि जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे AOB एक ही स्ट्रेट लाइन पे है और इसका मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना। इसके बाद फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स के लिए एक्यूट को हटा लेते हैं यहाँ से, है ना। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब है? ऐसा एंगल, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले एक्यूट, है ना, फिर राइट, फिर ऑब्ट्यूज, और फिर आता है स्ट्रेट, और फिर आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या हो जाता है? अगर एंगल का मेजरमेंट 180 से ग्रेटर है और 270 से स्मॉलर है, 270 से क्या है? स्मॉलर है, सॉरी 360 से स्मॉलर है, 180 से ग्रेटर लेकिन 360 से स्मॉलर, तो ऐसे एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब आप इसका फिगर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से। आप सोच रहे होगे ये वाला एंगल, नहीं, ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 से ग्रेटर होगा और 360 से स्मॉलर होगा, ऐसे एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और फिर सबसे लास्ट में आता है कंप्लीट एंगल, है ना। क्या आता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का क्या मतलब होता है कि ये जो रे है यहां से एंगल फॉर्म होना शुरू हुआ और एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना, एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो एंगल का मेजरमेंट हो जाता है 360 डिग्री। मतलब अगर x को अगर हम एंगल लेट कर लें, x का वैल्यू अगर 360 डिग्री है तब हम उस एंगल को कहेंगे कंप्लीट एंगल, है ना। मतलब आपका OA और OB दोनों यही है ना, B भी इसी के ऊपर है। एक कंप्लीट रोटेशन अगर हो गया तब आप इसको कहोगे कंप्लीट एंगल। तो ये था एंगल्स का बेसिक टाइप्स। और भी टाइप्स होते हैं जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। टू एंगल्स के लिए हम लोग बात करते हैं, अगर दो एंगल का सम 90 हो तो कंप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री। इस तरीके से और भी एंगल्स के टाइप होते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का मतलब है पेयर ऑफ एंगल। ऐसा पेयर, है ना, ऐसा पेयर जब सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे। ऐसा पेयर जब 180 हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे सम करने पे, है ना। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास दो एंगल है, एक ये एंगल है AOB, है ना, ठीक है। इसका मान लेते हैं कुछ ना कुछ मेजर है x है, और दूसरा एंगल है ना, दूसरा एंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे COD इस तरीके से लेट कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे y है। तो अगर इन दोनों में जब आप x को और y को ऐड करो और ये 90 के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है। इसी तरीके से अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक x और एक y। लेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल जो है वो सॉरी ये सप्लीमेंट्री का हो गया। अगर हम कंप्लीमेंट्री की बात करें तो इस तरीके से मान लेते हैं एंगल 90 है और इसके बीच में से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे y है, चूंकि कंप्लीट एंगल 90 है तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री कहेंगे। बेसिकली अगर एक एंगल A है, दूसरा एंगल B है, दोनों का सम अगर 90 हो जाता है तो उसे आप कंप्लीमेंट्री कहोगे। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री के लिए भी मान लो आपके पास दो एंगल है ना, एक इस तरीके से एंगल है, ठीक है, ये x है, और एक इस तरीके से एंगल है, ये y है। तो अगर यहाँ पे आप x और y को ऐड करो और वो 180 के इक्वल हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे, सप्लीमेंट्री कहोगे। अब इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक रे इस तरीके से है, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। इसको अगर हम x लेट करें, इसको अगर हम y लेट करें, हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल पे बना हुआ एंगल 180 होता है, तो यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा,
180 होगा, तो इसको आप क्या कहोगे, सप्लीमेंट्री, है ना। जब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एक एंगल को x लेट करोगे तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जब आप x और 90 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो x से x कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो जब भी आप लेट करोगे ना कि एक एंगल x है तो बताओ उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस एक्स होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ये कहते हो कि एक एंगल a है दूसरा एंगल b है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल a में जब आप एंगल b को ऐड करोगे तो वो 90 होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि एंगल b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस में a। मतलब आप ये कह सकते हो कि a का कंप्लीमेंट 90 माइनस a होगा, और इसी तरीके से जब आप b निकालोगे तो b इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस में a, तो b का कंप्लीमेंट 90 माइनस a होगा। इसी तरीके से अगर आप एक एंगल x लेट करते हो तो उसका जो सप्लीमेंट होगा वो 180 माइनस में x होगा, है ना। इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाकर के। अभी बस हमें बेसिकली समझना है कि कंप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ये भी दो पेयर की बात करता है कि दो एंगल को आप एडजेसेंट एंगल कहोगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है। तो आइए देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए, है ना। दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, मतलब हम लोग एडजेसेंट का सिंपल सा मतलब है पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। तो पेयर ऑफ एंगल को हम एडजेसेंट कहते हैं। इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स दे हैव, सेम वर्टेक्स दे हैव, कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा, वन कॉमन आर्म होगा, दे हैव अ कॉमन आर्म, है ना। उसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और देयर नन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू द कॉमन आर्म, है ना, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब इसको फिगर से समझते हैं। एडजेसेंट एंगल सिंपली आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको मान लेते हैं OC, ठीक है ना। यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, AOC और BOC, इसको हम एडजेसेंट कहेंगे, और देखेंगे कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले दोनों एंगल में वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि AOC का जो वर्टेक्स है O है, और BOC का भी जो वर्टेक्स है वो O ही है, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि दे हैव अ कॉमन आर्म, तो इन दोनों में कॉमन आर्म है कि नहीं है। जब आप AOB कहते हो, AOC कहते हो, तो इसमें OC आ रहा है, और जब आप BOC कहते हो तो उसमें भी OC आ रहा है, तो एक कॉमन आर्म OC दोनों में आ गया, तो दूसरा कंडीशन भी ठीक है। अब तीसरा कंडीशन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं कर रहा है तो वो एडजेसेंट नहीं कहा जाएगा। तीसरा कह रहा है कि देयर नन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है ना। तो जो नन कॉमन आर्म है, एक तो OA है और दूसरा OB है। अब आपको देखना है कि क्या ये दोनों आर्म कॉमन के अपोजिट है। हम देख रहे हैं कि OC के एक तरफ OA है तो दूसरी तरफ OB है। अगर ये इसी तरफ रहता ना तब ये एडजेसेंट नहीं कहलाता। तो हम देख रहे हैं कि एक आर्म इस तरफ है जो कि कॉमन वाला नहीं है, और एक इस तरफ है, तो ये तीनों कंडीशंस को चूंकि फुलफिल कर रहा है तो ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। इसी में मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या एंगल AOC और एंगल AOB एडजेसेंट एंगल है, अगर हम AOC और AOB की बात करें तो, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो था एंगल AOC और एंगल BOC, ये एडजेसेंट होगा क्योंकि इसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन अगर हम AOC और AOB की बात करें तो AOC ये वाला एंगल है ना, तो अगर हम AOC को देखें तो AOC में OC आ रहा है ना। लेकिन अगर हम AOB की बात करें तो इसमें AO आ रहा है लेकिन OC नहीं आ रहा है, तो इसका जो कॉमन आर्म होगा वो AO होगा या फिर OA होगा। AOC और AOB का जो कॉमन आर्म है वो OA होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वन कॉमन वर्टेक्स भी है, वन कॉमन आर्म भी है, लेकिन जो नन कॉमन आर्म है यानी कि OC और OB वो कॉमन के एक ही तरफ है। यानी ऐसा होता ना कि एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता, ऐसा न होकर के जो नन कॉमन वाला है वो एक ही तरफ है यानी कि OC और OB। तो ऐसे केस में मैं इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट नहीं कहूंगा। तो समझना है कि अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तभी आप उसको एडजेसेंट कह सकते हो, अदरवाइज एडजेसेंट नहीं कह सकते, है ना। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का, है ना। ये तो था एडजेसेंट एंगल। पूरे कंसेप्ट को करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे इसके आगे। तो पहले समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल का क्या मतलब है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का क्या मतलब होता है। यदि दो एंगल है ना, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, है ना, तब हम उसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। या फिर एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होता है अगर वो अपोजिट रे है, जैसे हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो इस तरीके से हमने बनाया था फिगर, AO यहां पे B और यहां पे C, एक नॉन कॉमन आर्म ये है, एक ये वाला है। इसको अगर मैं इस तरीके से बना लूं ना, इस तरीके से यहां पे,
तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये एक राइट है तो एक लेफ्ट साइड है ना, इसको हटा देते हैं। तो ऐसा फॉर्म हो रहा है और उसी को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे है, या फिर दो एंगल का सम, अगर हम इसको एक्स लें इसको वाई लें, यहां पे अगर हम एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो ऐसे केस में कहा जाता है कि दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ऐसा नहीं कि कोई भी दो एंगल ले लिए, है ना, और उसका सम कर दिए 180 आ गया तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा, ऐसा नहीं है। एडजेसेंट होना भी जरूरी है ना। तो इस तरीके से अगर दो एंगल बन रहा है तो यहां पे भी हम देख रहे हैं वन कॉमन वर्टेक्स है, वन कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट टू कॉमन है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो एडजेसेंट एंगल में अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो आप कह सकते हो कि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो ये थे टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट, मतलब किसी भी दो लाइन को अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। और जब ऐसा होता है तो यहां पे टोटल 8 एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक एंगल बनेगा। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, है ना। यहां पे इन सब एंगल्स को अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग पेयर के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसके कारण जो एंगल्स बनते हैं उसमें रिलेशंस क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है ना। ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है। ट्रांसवर्सल का सिंपल सा मतलब है कि अगर दो लाइन या दो से अधिक लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, जैसे ये दो लाइन है ना, पैरेलल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, दो लाइन है, इसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर लूं और मान लेते हैं कि एक लाइन ए है और ये लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लेते हैं पी और यहाँ पे क्यू, है ना। ये जो ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। एक दो से अधिक लाइन जितना भी होगा सबको इंटरसेक्ट करेगा, ये ट्रांसवर्सल ही कहलाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस हो सकता है ना। तो दो लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा करने से यहाँ पे टोटल 8 एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4, है ना, फिर 5, ये पी और क्यू को अभी के लिए हटा देते हैं, 5 6 7 और 8, है ना। तो यहाँ पे इन एंगल्स को अलग अलग नाम दिया गया है ना। अगर हम इसमें एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल्स की, है ना, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स आपका क्या हो जाता है, जो कि दोनों ही लाइन के बाहर हो, ए बी के ऊपर और सी डी के बी सी के नीचे। इसको सी डी ले लेते हैं, बी सी नहीं होगा, है ना। तो जो ए बी के ऊपर हो और सी डी के नीचे हो, तो एक्सटीरियर एंगल्स में आपका क्या आ जाएगा, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 7। अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें, इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8। ये सब इंटीरियर एंगल्स में आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन के अंदर है ना। अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, एक तो अंदर होना चाहिए और अल्टरनेट, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 4 और 5 होगा, 8 और 3 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर में एक तो आपका एंगल 4 और एंगल 5 का पेयर मिलेगा, है ना, और एक एंगल 3 और एंगल 8 का पेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब एंगल्स हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग के केस में ये जो भी एंगल्स है ना, हम लोग जो कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं या फिर अल्टरनेट इंटीरियर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में पेयर्स में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल में तो खैर 4 एंगल हो जाएगा, इंटीरियर में भी 4 एंगल हो जाएगा, लेकिन जब हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं तो 2-2 का पेयर बनेगा आपका। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट साइड अप, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, ऐसे करके याद रखना है। इसमें टोटल 4 पेयर बन जाएगा। एक तो होगा एंगल 2, एंगल 5, राइट साइड अप, राइट साइड इस लाइन के ऊपर एंगल 2 है और इस लाइन के ऊपर एंगल 5 है ना। इसी तरीके से राइट साइड डाउन तो एंगल 3 और एंगल 6 ये हो जाएगा। राइट साइड इस लाइन के नीचे एंगल 3 है और सी डी के नीचे एंगल 6 है। लेफ्ट साइड अप एंगल 1 होगा और एंगल 8 होगा, एंगल 1 होगा और एंगल 8 होगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड डाउन एंगल 4 होगा और एंगल 7 होगा। तो इन सभी एंगल्स यानी टोटल 4 पेयर हमें मिल रहा है, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। एक तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें 2 पेयर आएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला होना चाहिए और अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है एक्सटीरियर एंगल है और ये 6 है ये एक्सटीरियर एंगल है, पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ पे 1 है 6 है 2 है 7 है। लेकिन जब आप अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करोगे तो 1 होगा और 6 होगा, है ना। 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 6 होगा, ये याद रखना है। 1 और 6, एंगल 1 और एंगल 6। और अल्टरनेट एक्सटीरियर में एक आ जाएगा 2 और यहाँ वाला 7।
एंगल 2 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर में। अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें वो तो पहले ही हो चुका है। अब एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं इसको। को इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनेगा, को का मतलब होता है एक ही तरफ, है ना। यहाँ पे जैसे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 5 है, तो एक तो आपका एंगल 3 होगा और एंगल 5 होगा, और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो एंगल 4 होगा और एंगल 8 होगा, है ना। इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो हो गए नाम, है ना। चाहे ये लाइन ए बी जो है CD के पैरेलल हो या ना हो, ये जो भी फॉर्मेशन हुआ है एंगल का, इनके जो भी नाम्स हैं ये होंगे। लेकिन अगर AB CD के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा? अगर AB CD के पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना। इसी के अंदर समझते हैं कि अगर AB CD के पैरेलल हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, कौन कौन से एंगल्स, ठीक है ना, कौन कौन से एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा, ये समझते हैं, है ना। तो इसी फिगर के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, तो जब AB CD के पैरेलल होगा तो सबसे पहला नंबर कोरेस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स हैं ना सब आपस में इक्वल होंगे। जैसे राइट साइड अप राइट साइड डाउन मैंने कहा था, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? अगर हम राइट साइड की बात कर लें तो एंगल 2 से ही शुरू कर लेते हैं। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं ना सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है कि AB CD के पैरेलल होना चाहिए। तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, है ना। राइट साइड डाउन, फिर लेफ्ट साइड अप की बात कर लेते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 एंगल 8 के कोरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल 4 एंगल 7 के होगा, एंगल 4 एंगल 7 के होगा। यानी जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा नंबर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? 5 है ना। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा, है ना। और फिर अगर हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर की तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। इसका एक्सटीरियर क्या है? ये वाला है, और 2 का 7 है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। इसके अलावा को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, यानी को इंटीरियर ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल नहीं होगा, इसका सम 180 होगा अगर AB CD के पैरेलल हो तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, और दूसरा नंबर एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। ठीक है ना। तो लाइन्स एंड एंगल के बेसिकली ये सब कंसेप्ट थे, है ना, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, है ना। वहां पे समझेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, फिर उसको प्रूफ कैसे करना है। आपको बेसिकली याद रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, बस ये सब अच्छे से याद रखना है। इसमें इस फिगर को मैं एक बार और ड्रॉ करता हूं। मैंने जो नेमिंग करा था ना, नेमिंग कैसे भी किया जा सकता है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। नंबरिंग के हिसाब से ये डिसाइड नहीं होता कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है कौन अल्टरनेट है, वो डिसाइड होता है पोजीशन से। राइट साइड अगर अप में जो भी है, जैसे 3 5 है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सॉरी अगर 3 है तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, है ना। और जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 5 है तो 3 जो है 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, 2 5 के होगा, 1 8 के होगा, और 4 7 के होगा। राइट साइड अप राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप लेफ्ट साइड डाउन, मतलब पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर है कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर है, इस तरीके से। इसके अलावे जैसे 4 और 2 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। इसका भी समझ लेते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो ठीक आमने सामने के एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 1 2 का वर्टिकली अपोजिट होगा, 3 4 का वर्टिकली अपोजिट होगा। वो रूल यहां भी अप्लाई होगा कि अगर 4 का मेजरमेंट हमें मालूम है तो वो 2 के बराबर हो जाएगा, 1 3 के बराबर होगा, 7 5 के, और 8 6 के। इसके अलावे एंगल 3 और एंगल 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 180 होगा, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट, है ना, जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। 3 + 4 करेंगे तो 180 होगा, 6 + 7 करेंगे तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट है। इसके अलावे जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर है ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 NCERT का, ठीक है।